नो न्यूज ओनली व्यूज। हम लगातार कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करना चाहते हैं जो जिनके सरोकार न सिर्फ जनता से जुड़े होते हैं बल्कि इस देश के लोकतंत्र और संविधान से भी जुड़े होते हैं। नेता के अभिनेता बनने की बातें होती रहीं, फिर नेता के देवता बन जाने की स्थितियां भी सामने आ गई। हम जहां पर हैं आज दोस्तों, ये वहां हैं जहां पर कि बड़े बड़े साहित्यकारों के नाटकों का मंचन होता है। हमारे समागम रंगमंडल के आशीष पाठक जी मोना, बहुत लंबे समय से इनका रंगकर्म से नाता रहा है और निश्चित है ऐसे ऐसे मुद्दे, ऐसे ऐसे नाटक सामने आए हैं जो न सिर्फ राजनीति पे चोट करते हैं बल्कि समाज में व्याप्त उन अंधविश्वासों कुरीतियों पर भी चोट करते हैं। मोना, हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात होती है कि रंगमंडल और रंगकर्म, इसके साथ बड़ी चुनौतियां हैं। सरकार के खिलाफ अगर कोई आप प्ले करते हैं तो उसमें परेशानियां खड़ी होती हैं, कुरीतियों पर खड़े करते हैं कोई प्रश्न, तब भी सवाल तो खड़े होते हैं। इन चुनौतियों के बीच में रंगकर्म अपनी बात कहने के लिए कितना अपने को सक्षम पाता है? चूंकि कला का माध्यम है, इसीलिए कहते हैं कि काने को काना कहो जल्दी जाए रूठ, अरे हौले हौले पूछिए कैसे गई फूट। तो ये वो माध्यम है कि कथा, कहानी, चरित्रों के माध्यम से, गीत, संगीत, प्रकाश के माध्यम से, वेशभूषा के माध्यम से आप संभवतः वो बहुत कड़वी लग सकने वाली बातें भी इतने मानवीय तरीके से कह पाते हैं कि वो उन लोगों को भी स्वीकार हो जाती हैं जिनके खिलाफ कही जाती हैं। तो ये इस मीडियम और इस माध्यम की शक्ति है। अभी ऐसे कौन से प्ले रहे हैं जिन पे कि आपने इस तरीके की स्थितियां रही और जनता के बीच में वो सीधे संवाद कर गए? अक्सर सारे ही नाटक में, चूंकि नाटकों में सामाजिक सरोकार का होना बहुत जरूरी है, वो मनोरंजन के साथ साथ दर्शक की बुद्धि को विशेष तरह से अनुशासित करने के लिए भी बनाए जाते हैं। ये प्रमुख अंतर है। तो सुदामा के चावल जैसा एक नाटक था हरिशंकर परसाई का, अगरबत्ती एक नाटक है जो बहमई हत्याकांड में मारे गए ठाकुरों की विधवाओं पर है। तो वो फूलन देवी से बदला लेने के लिए बम बना रही हैं और षड्यंत्र कर रही हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके आपसी संवाद से ये बात खुलती है कि कितना जातिगत प्रताड़ना फूलन देवी ने झेली, और वो बतौर स्त्री वो सारी महिलाएं जो उसे बम से उड़ा देना चाहती हैं अंततः इस दुर्लभ सत्य तक पहुंच जाती हैं कि पापी नातेदार हो तो भी पापी होता है। तो इस तरह की कई सामाजिक विसंगतियां, स्त्रियों के प्रश्न पर, क्लास के सवाल पर, जेंडर के सवाल पर और वर्तमान या तात्कालिक राजनीति के सवाल पर बहुत सारे प्रश्न उठाता नाटक है अगरबत्ती। रेड फ्रॉक एक ऐसा नाटक है जो भारतीय समाज में पाखंड पर बहुत गहरी चोट करता है। तो होता यही है कि नाटक देखने वाले जो सुधी दर्शक हैं उनकी स्वीकार्यता इतनी जबरदस्त होती है कि जिनके खिलाफ कही जा रही है वो भी स्वीकार करने की स्थिति में खड़े हो जाते हैं। यानी ये एक माध्यम है दोस्तों जहां पर की बात कह भी दी जाती है और बड़ी ही सलीके से बात उन तक पहुंच जाती है जिनके लिए कही जा रही है। मैं आपको बता दूं, ये जहां पर हम बैठे हैं ये परसाई भवन है। जबलपुर के बारे में मैं ये कहूं कि जबलपुर की पहचान हरिशंकर परसाई रहे और इस शहर में बहुत कुछ है परसाई के लिए, लेकिन एक चौराहा नहीं है। परसाई के लिए एक सार्वजनिक भवन नहीं है। परसाई के नाम पर सब कुछ होने के बाद भी ये शहर, यहाँ का, मैं किसी नेता से कुछ नहीं मांगना चाहता, मैं किसी सरकार से कुछ नहीं मांगना चाहता, लेकिन मैं उन सुधी लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या यहाँ पर परसाई के लिए इस शहर में एक कोना था? है आपके पास? नहीं है तो उनकी किताबों के पन्ने की जमीन इतनी बड़ी है कि वहां पर आने वाली कई सदियों तक परसाई की मंजिल पे मंजिल बहुमंजिले इमारतें खड़ी होती जाएंगी। वो होंगी विचारों की इमारतें। आशीष भाई, जबलपुर में और खासकर मध्य प्रदेश में क्या लगता है कि रंगकर्म को लेकर क्या कुछ होना चाहिए?
पिछले 30 सालों में तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना चाहिए उस पर कोई काम नहीं हुआ। 30 साल पहले जब अशोक वाजपेयी थे और भारत भवन रंगमंडल का निर्माण हुआ, और उसके बंद हो जाने के बाद, बीवी कारन जी के मैसूर लौट जाने के बाद, ऐसी कोई अधोसंरचना पर ना काम हुआ है, ना ऐसी कोई कल्चरल पॉलिसी आई है। तो मध्य प्रदेश का रंगमंच जो है, हम जैसे रंगकर्मियों की व्यक्तिगत जिद और जुनून पे चलता है। तो ऐसी कोई बहुत अच्छी पॉलिसी किसी भी सरकार की तरफ से नहीं आई। और थिएटर चूंकि एक अधोसंरचना मांगता है, एक रिहर्सल स्पेस मांगता है, बहुत सी किताबें मांगता है, लगातार प्रदर्शन के मौके मांगता है, प्रशिक्षण के लिए संसाधन मांगता है। तो मुझे लगता है कि इन सब विभाग में इन सारे पक्षों पर काम करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं और जिन पे हम चर्चा करना चाहते हैं, और मैं गर्व से कह सकता हूं इस शहर में बहुत कम ऐसे लोग होंगे, पत्रकार लोग होंगे या वो लोग होंगे जिन्होंने हबीब को देखा है। मैंने हबीब को देखा है, ये गर्व से कहा जा सकता है। और एक आर्टिकल भी था कि हबीब को चाहिए युवाओं का खून, युवा रंगमंच और जवानों का खून। माने वो खून मांग रहे थे किस बात के लिए? कि वो रंग कर्म को युवाओं के जरिए बहुत बड़े कैनवास में देखना चाहते थे। आशीष भाई, ये बताएं, आपने भी हबीब को देखा है, हबीब का जुनून भी देखा है जी। और जैसी बात आपने कही कि जुनून होना चाहिए, तो आज के युवाओं में ये जुनून देखने में आ रहा है क्या? बहुत बड़ी तादाद में बच्चे आ रहे हैं। उसकी वजह वो वेब सीरीज में देख रहे हैं कि मौके बढ़ गए हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। जैसे आईपीएल के आने से क्रिकेट खेलने वाले बढ़े हैं, लेकिन काव्य के लिए जो सच्ची प्रेरणा है वो पता चलती है उनको 4-5 साल काम कर लेने के बाद, कि उनकी प्रेरणा वो पूरी चकाचौंध है या सच में काव्य के लिए उनके अंदर एक सच्ची प्रेरणा है। तो 4-5 साल गहन प्रशिक्षण के बाद वो इस बात को समझ पाते हैं कि नहीं, मैं एक, जैसे बांसुरी वाला निकला तो बांसुरी खरीद ली, 4 दिन फूकी फेंक दी। तो मुझे लगता है 10 में से 5-6 लोग तो उस ग्लैमर और चकाचौंध के चलते रंगमंच में आते हैं। लेकिन हाँ, उनमें से जो 2-3 बहुत गंभीर प्रतिभाएं होती हैं वो बहुत आगे जाती हैं। तो युवाओं की एक भीड़ तो आई है, लेकिन उसमें से जो सच्चे युवा हैं ये लगभग तादाद में उतने ही हैं जितने पहले थे। यानी वो जो समर्पण है, वो जो त्याग है और रंग कर्म को समझने की जो एक जिद होना चाहिए, वो लोगों में कम होती जा रही है। और है जिनमें, वो गिनती के हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, और उन्हीं के सहारे आने वाले समय का रंग कर्म टिका है। दोस्तों, बहुत सी बातें हैं जिनको हम करना चाहेंगे, समय की सीमाएं होती हैं, इसलिए आज बस इतना ही। और हम समागम के सभी साथियों के साथ जुड़े रहेंगे। बीच बीच में आके हम आपको दिखाएंगे कि समागम का हर कलाकार, यहाँ पर बहुत कुछ होता है, केवल नाटक नहीं होता, यहाँ पर कॉस्ट्यूम पे काम होता है, यहाँ पर स्क्रिप्ट पे काम होता है, संवाद पे काम होता है। रंग कर्म एक बड़ी व्यापक शैली है जिसमें कला, साहित्य, संस्कृति सभी कुछ समाहित होता है। और हम संस्कार धानी में हैं, यहाँ पर बहुत कुछ है। यहाँ पर अगर पुरातत्व है तो यहाँ पर साहित्य भी है, यहाँ व्याकरण भी है और यहाँ काव्य भी है। तो मैं आगे भी आपसे मिलूंगा और चर्चा करता रहूंगा। आप सब देखिए नो न्यूज़ ओनली व्यूज़, और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमें अपना प्यार एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के जरिए दें। धन्यवाद।